ये स्पीडी और लुसेंट का 22वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युग इन समाज में बेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि था। बेलार के प्रमुख को बेलीर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूर केडसीयर कहते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनिगर कहा जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीनय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिनी एवं अनुचित प्रणय को पेरुनिदनय कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसमें दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल धूम धूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर एवं वैडलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मैचेलियर तथा ओवेयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविक को सही दिशा का बोध भी कराते थे। इसी कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीर गल्त अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोकई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल प्रशासन का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रह्मण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर कीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्षा था। कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे अनकु कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, इनका शासनकाल 240 से 280 था।
श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। 280 से 320 हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 1319 से 1320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक एवं परमाभागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। परमा भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। साप चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपनक, फलित जेतुष के विद्वान, अमरसी, कोशकार, शंकु वास्तुकार, बेताल भट्ट, घटक अर्पर, वाराहमिहिर, खगोल विज्ञानी एवं वर रुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के का सांधी विग्राहक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 1415 ईस्वी से 1454 हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा का मठी विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हेन सांग के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया है एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य प्रवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदाय थेरावाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा एवं इसके आसपास स्थित बोध गया, कुकीरहार आदि केंद्रों में आते थे। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 67 हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपन्ना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामी कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के
दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सील ऐसी भूमि जो जितने योग्य नहीं होती थी, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर: विष्णु मंदिर तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भुमरा, नागौदा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर खोह, नागौद मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित, भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में स्वर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त केरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का सच्चा चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मानसन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफाएं बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र जो संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश, अपरीक्षा का ऋतित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पर पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। संग्रहिणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल है। गुप्त काल में पलकानब ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद लिखा। नवीनतकम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद,
कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लेखा नाटक मृच्छकटकम या माटी की खिलौनागारी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की नाटक संस्कृत नाटक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शख्स आक्रमणकारियों को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय नवीन बलित पर्वत का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, हिमाद्री या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय तथा शिवालिक या वाह हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा सिक्किम 85-98 मीटर हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8850 हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय या बृहद या महान हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल या बनिहाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणियां नेपाल लघु या मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सिपकीला, बारालाचला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। लिपुलेख, थागला, नीतीला दर्रा उत्तराखंड में है। जलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडीला, बुमला, दीफू, दिहांग तथा यांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली को जोड़ता है। सेनेकोटा पास या दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका जाफना से जोड़ता है। सेब्राएं पहाड़ियां चेन्नई तमिलनाडु में हैं। बृहद या लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू, लद्दाख, पीर पंजाल के बीच एवं कांगड़ा घाटियां अवस्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल से हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व से बानास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रन गुजरात में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। महेंद्रगिरी उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। महेंद्रगिरी उड़ीसा पूर्वी तट का घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट अन्य नाम
सह्याद्री एक भ्रंश पठारों का गार है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर काल सुवाई तथा दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिम एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ऊटी उटकामंड नीलगिरी में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट नासिक मुंबई को, भोर घाट मुंबई से पूना, पाल घाट कोयम्बटूर कोची को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोडाइकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनायमुडी है। अनायमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डमम इलायची पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है जो विशाल चट्टानों से बना है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। मालवा पठार मध्य प्रदेश, अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एवं एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। प्रादीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणी प्रादीपीय पठार को दो भागों में बांटती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत का सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। चीन तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगवो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण बैटरी में होता है। सबसे चमकदार तारा साइरस है। नोबल गैस कहलाती है हीलियम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? वरुण का। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। आलू उदाहरण है। रूपांतरित तने का उदाहरण है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुंह से। हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकेंड में। आलू किस कुल का है? सोलेनेसी कुल का है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण।
प्रातः काल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है साफ आसमान एवं साफ हवाएं। एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? ईस्ट। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? इत्थर का। मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी एल्युमिनियम है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है, इसका परिणाम रक्त का नहीं जमना है। रसोई गैस मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। फलों के रस को परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। वेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? प्रोटीन में। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। वातावरण में मरीचिकाएं मिराज दिखाई देने कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऊर्जा का संरक्षण से तात्पर्य है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे हैं, इसके बीच रखे बिंबों की कुल प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो अनंत बनेगा। पानी के खरापन का कारण इसका घुलनशील लवण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन बी। केपलर का नियम संबंधित है ग्रहों के गति से। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग होता है? एसिटिलीन गैस। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन होता है। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? तना से। किसी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? C14। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? आयोडीन की। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है तो उसका चांद पर भार क्या होगा? 100 न्यूटन। संवेग गति का मात्रा का एक माप है। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? एस्ट्रोजन को। किस रोगाणु से निमोनिया होता है? बैक्टीरिया। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। कांसा मिश्र धातु है तांबा तथा टीन का। एंगस्ट्रम से मापा जाता है तरंग की लंबाई। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत होता है 75%। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन गैस। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? सूक्ष्म जैविकीय द्वारा। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।